कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। तो इसमें हम लोग कुछ लगभग 6 पॉइंट्स को पढ़ेंगे और इनको हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी डिफरेंशियली एबल इंडिविजुअल्स हैं, उन लोग के लिए भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ये जो स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल इंसान के लिए जैसे स्पोर्ट्स रहते हैं ना, जैसे क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, उसी तरीके से स्पोर्ट्स डिफरेंशियली एबल इंडिविजुअल और या फिर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी होते हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि डिफरेंशियली एबल इंडिविजुअल जो है वो भी लगभग डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। तो जो स्पोर्ट्समैन है उनको भी एक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स करा जाता है, उसके थ्रू डिफरेंट कैटेगरी में लोग को पार्ट दिया जाता है। तो पहले होते हैं डीफ या फिर हियरिंग इम्पार्टमेंट, मतलब कि जिनको सुनाई वगैरह नहीं देता हूं, उनके हिसाब से स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है फिजिकल डिसेबिलिटी और उसके बाद लास्ट में आता है पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी में यहाँ पे उन स्पोर्ट्स पर्सन को बांट दिया जाता है जो कि डिफरेंशियली एबल्ड रहते हैं। इस वजह से वो लोग भी उतने ही जॉय के साथ खेल सकते हैं जितना कि दूसरे एक नॉर्मल पर्सन खेलता है और अपनी लाइफ को एंजॉयफुल जी सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं डिसेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन, वो भी डिसेबिलिटी की। अ डिसेबिलिटी इज अ फंक्शनल लिमिटेशन और अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। तो डिसेबिलिटी जो है वो एक मेडिकल प्रॉब्लम की तरह होती है, जिससे कि अगर कोई एक इंसान है जो कि वो नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में देखे तो वो उस चीज को नहीं कर पाता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि बचपन में हो सकता है कि देखो डिसेबिलिटी 2 क्राइटेरिया से होती है, या तो वो बचपन से उसको वो प्रॉब्लम है, या तो कोई एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसके थ्रू उसको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो जैसे कई लोग जैसे देखते होंगे आप लोग कि बचपन से बोल नहीं पाते तो वो बाद में भी नहीं बोल सकते, अगर वो पहले से नहीं सुनते तो बाद में भी नहीं सुन पाते, और इसी तरीके से अगर उनका एक्सीडेंट हो गया तो इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो एक किस्म से लिमिटेशंस है उस पर्सन की, जिससे कि वो उस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है उसके डे टू डे लाइफ में। डिसेबिलिटी को हम लोग दिव्यांग या फिर विकलांग भी कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब कई लोग को आप लोग देखे होंगे जो गरीब लोग जो रहते हैं उनको साइकिल रहती है, उनके पास हाथ से चलाते हैं, तो एक किस्म की उनको डिसेबिलिटी हो गई है, या तो कहीं वो गिर पड़ गए उस वजह से उनके पैर काम करने बंद कर दिए, या उनके हाथ पांव या फिर कोई भी पार्ट फंक्शन नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो एक किस्म से वो उस कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर एक किस्म का मेंटल डिसेबिलिटी होती है। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो जो मेंटल डिसेबिलिटी दैट मींस दिमाग का जो प्रॉब्लम है, अगर ये इशू इसको स्टार्टिंग में पकड़ लिए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ये हमारे साथ जिंदगी भर रहता है और हमको ये चीज प्रॉब्लम करती है। एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे हम लोग समझे माइग्रेन के एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो माइग्रेन की स्टार्टिंग एज कैसी होती है कि सर बहुत दुखता है, तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही केयर नहीं करेंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे कि आखिर क्यों सर दुख रहा है इतना ज्यादा, तो हो सकता है कि जो डिसऑर्डर है वो आगे जाके डिसेबिलिटी ही बन जाए। दैट मींस कि जो पहले सर दुखने का प्रॉब्लम था, हेडेक था, अब वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, माइग्रेन में। तो इसी तरीके से यार आप लोग देखो तो अलग अलग किस्म के यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज। तो ये लगभग 3 टाइप की होती है और डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया। तो एक एक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को। तो ये जो डिसेबिलिटी है ये किस्म की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें कि जैसे कि किसी इंडिविजुअल को ये होता है तो वो अच्छे से मतलब किसी चीज को समझ नहीं पाता है, स्टोर नहीं कर पाता है उस चीजों को, इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता है। दैट मीन्स कि कब कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, और कोई कुछ समझा रहा है तो वो अपने ख्यालों में है। तो एक किस्म का मेमोरी लॉस वाला प्रॉब्लम रहता है इन लोग को। जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम होता है वो या तो लिख भी नहीं पाते अच्छे से, साथ में बोल नहीं पाते और साथ में रीड भी नहीं कर पाते हैं एक सही वे में। तो यार देखो ये जो डिसेबिलिटी है ये एक किस्म से देखे जाए तो इनविजिबल डिसेबिलिटी है। अब कैसे, दैट मीन्स किसी भी इंडिविजुअल को देख के ये नहीं कह सकते कि इसको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है। अब जैसे किसी भी इंडिविजुअल को अगर ये डिसेबिलिटी होती है तो कुछ फॉलोइंग सिम्टम है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि यार ये डिसेबिलिटी इनको हो रही है। तो सबसे पहले है मेमोरी डिसऑर्डर। दैट मीन्स कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कि यार किसी भी चीज को वो ज्यादा देर याद नहीं रख पाते, जैसे गजनी 15 मिनट से ज्यादा उनको याद ही नहीं रहता था, बस वही प्रॉब्लम ये है। नेक्स्ट हमारा हाइपर एक्टिविटी। दैट मीन्स किसी भी इंडिविजुअल को अगर ये डिसेबिलिटी है तो वो ज्यादा देर उस चीज को अटेंशन नहीं दे पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई फ्रेंड वगैरह ऐसा हो जो कुछ समझा रहे हो वो समझेगा नहीं उतने अच्छे से, तो ये इस तरीके का कुछ होता है। नेक्स्ट है डायलेक्सिया। तो डायलेक्सिया में क्या होता है कि जिस भी इंडिविजुअल को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है वो राइटिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, रीडिंग और स्पीकिंग अच्छे से नहीं कर पाता है।
नेक्स्ट हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ऐसे समझे आप जैसे कि किसी भी इंसान की सोचने की जो एक किस्म से देखा शक्ति है या जो ताकत है वो कम हो जाती है। जैसे कि उसको कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आना, जैसे कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग वाली चीज़ों में, जैसे कि रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीज़ें रहती है, इन सभी में उसको नहीं कर पाना, मतलब कि उससे नहीं बन पाता है। साथ में वो इंडिविजुअल को थॉट प्रोसेसिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, कम्युनिकेशन स्किल में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके की चीज़ें होती है इसमें। और साथ में इसके अंदर इंटेलेक्चुअल सोशल डिसेबिलिटी भी होती है। दैट मीन्स कि जैसे किसी के सामने बिहेवियर अच्छा नहीं रहना, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहना, थिंकिंग एबिलिटी उनकी चेंजेस हो जाना। और ज्यादातर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये लगभग 18 की उम्र से पहले ही स्टार्ट होना चालू हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से उसके हाथ काम करना बंद कर दिया, पैर काम करना बंद कर दिया, फिजिकली जो प्रॉब्लम्स आई है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी। जैसे कि पहली हो गई मोटर डेफिशिएंसी, दैट मीन जो कि रिलेटेड है स्पाइनल कॉर्ड से, या फिर पैरालिसिस हो जाना, या फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं ब्रेन डैमेज रिलेटेड प्रॉब्लम। दैट मीन्स ये हो सकता है बर्थ से हो या फिर एक्सीडेंट होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई हो। इन तरीके की जो भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, सिंपल वे में समझे फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है, गिर पड़ जाने की वजह से जो प्रॉब्लम हो गए, जो डिसेबल हो गए या डिसेबल्ड हो गए, दिव्यांग हो गए, वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। हमारा कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले इसमें आता है जेनेटिक कॉज। दैट मीन्स कि हो सकता है कि दैट मीन्स किसी को भी अगर वो प्रॉब्लम है तो उनके वो पेरेंट्स को भी रही हो, है ना। ये डिसीज के फॉर्म में भी आ सकती है या फिर एक्सरे वगैरह के फॉर्म में भी ये हो सकती है डिसीजेस। इसमें जो जीनोम रहता है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं जिस वजह से उनके अंदर वो डिसेबिलिटी हो सकती है। अब ये डिफरेंट हो सकती है उनके मतलब कि एंसेस्टर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी कैसे देखा जाए तो उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, और देखो पैसे नहीं रहेंगे गरीब के हाथ में तो यार हो सकता है कि वो उस बीमारी को नहीं ठीक करा पाए। तो इस वजह से भी देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि डिसेबिलिटी को मतलब कि हम ध्यान रख सकते हैं कब तक, जैसे स्टार्टिंग एज में माइग्रेन वाला बताया कि यार स्टार्टिंग में अगर सर दर्द का प्रॉब्लम है उसको अगर देखा ना जाए तो बाद में जाके डिसेबिलिटी बन जाएगा, आपको माइग्रेन बन जाएगा। तो गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने बार डॉक्टर के पास जा सके, तो ये भी एक कॉज है। नेक्स्ट हमारा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये यार एक किस्म से देखा जाए तो ये जेनेटिक भी होता है, और साथ में अगर एक्सीडेंट हो जाए जिससे कि हमारे जो हेड है उसमें अगर बहुत जम के चोट लगती है, इस वजह से भी हो सकती है याली प्रॉब्लम। नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो यार कहीं पे भी हो सकता है, उसके पीछे तो कोई रीजन हो नहीं सकता। या तो आपको मतलब अगर आप बाइक से गिर गए तो हो सकता है आपके पैर टूट सकते हैं, हाथ पांव टूट सकते हैं, या फिर सर पे लग गई तो आपको मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज है। इसी तरीके से माल न्यूट्रिशन भी एक सबसे बड़ा कॉज है जहाँ पे खान पान कुपोषण, ठीक है। तो इंडिया इसमें सबसे आगे है, माल न्यूट्रिशन हमारे यहाँ ज्यादा है क्योंकि पॉवर्टी हमारे यहाँ होने की वजह से। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर एक्सीडेंट के होने की वजह से। सबसे बड़ा एग्जांपल हिरोशिमा नागासाकी। आज के टाइम भी वहां पे जितने भी बच्चे होते हैं सबको ये प्रॉब्लम होती ही है और ये आज तक चली आ रही है। इसी तरीके से लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हो सकती है, वॉर की वजह से हो सकती है, मेडिसिन और वैक्सीनेशन नहीं कराने की वजह से भी कुछ कॉजेस हो सकती है, और या फिर गलत मेडिटेटिव प्रोसेस करवा लिए तो उस वजह से भी डिसेबिलिटी कई बार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ डिसऑर्डर। तो इसमें सबसे पहला डिसऑर्डर है वो है हमारी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम लोग ADHD भी कहते हैं। ये जो एक डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है कि अगर ये किसी को होता है तो वो या तो फोकस अच्छे से नहीं कर पाता है, किसी भी चीज़ में अटेंशन नहीं दे पाता है ना। तो ये इस तरीके के इसमें सिम्टम्स होते हैं। आगे और सिम्टम्स देखेंगे इसके, और समझ लीजिए सिंपल वे में कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसमें कि कोई भी एक्टिविटी में अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाना। तो यूजुअली ये बॉयज़ के अंदर ज़्यादा होती है। और चलिए आगे देखते हैं इसमें किस तरीके के इसके सिम्टम्स हैं। तो इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि यार देखो अपना डेली एक्टिविटी को भूल जाना, क्या करना है हमको, ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाना, रेस्टलेस हो जाना, साथ में केयरलेस मिस्टेक्स जो करते हैं ना, छोटी मोटी जो मतलब गलतियाँ रहती है वो ऐसी करना। अब ये किस तरीके से होता है, कॉजेज़ क्या है? तो यार देखो जेनेटिकल फैक्टर भी हो सकता है कि ये कोई एंसेस्टर के थ्रू हुआ हो, या फिर कुछ और इसके जीनोम स्ट्रक्चर में चेंजेस आए उस वजह से ऐसा हुआ, या फिर ब्रेन इंजरी वगैरह के होने की वजह से। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर एक्सीडेंट हो गया, गिर गए और ब्रेन पे लग गई तो, या फिर लो बर्थ रेट। दैट मीन्स अगर बचपन में ही छोटे उम्र में ही हमारा वेट कम है तो इस वजह से भी हो सकता है, ब्रेन डिसीज की वजह से भी हो सकता है, और साथ में डाइट की वजह से भी। तो ये कॉजेज इसके होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको हम लोग SPD भी कहते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि सेंसर जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं करते और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते ब्रेन को कि दैट मीन्स वो चीज़ हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने हाथ रख दी किसके ऊपर, फायर के ऊपर, हमें सेंस ही नहीं हो रहा है कि हमारा हाथ जल रहा है, लेकिन यार एक्चुअल में देखा जाए तो वो बॉडी पार्ट तो खराब हो जाएगा ना जलने की वजह से, बर्न होने की वजह से। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स होती है। इसी तरीके से ये जो प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, ये यूजुअली चिल्ड्रंस के अंदर होती है, लेकिन ये आज के टाइम में एडल्ट के अंदर भी ये देखी जा रही है। तो इसके जो कॉजेज़ है वो किस तरीके से हो सकते हैं कि जेनेटिकल कॉज हो सकता है, साथ में लो बर्थ रेट की वजह से भी हो सकता है, इस वजह से भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है ना। एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें अफेक्ट करता है, साथ में फिजिकल कॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फिजिकल कोर नहीं, कॉज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है हमारा ASD, ऑस्टियम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, जनरली देखा जाए तो अगर किसी भी पर्सन को ये होता है तो यार वो अच्छे वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाता है किसी और मतलब कि पर्सन से, और साथ में अगर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगा दैट मीन्स सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप लोग समझ गए इसका बेसिक कॉजिंग प्रॉब्लम क्या है, सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन ना हो पाना। अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इसके सिम्टम होते हैं जेनेटिकल फैक्टर रहता है, ब्रेन का सही तरीके से डेवलपमेंट ना हो पाना, ये भी एक मेजर फैक्ट है, और साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें बहुत वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा ODD, ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। इसमें जनरली क्या होता है यार, ये वैसे तो ना चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखे होंगे, कई बार आप लोग को ऐसा दिखा होगा नेशनल ज्योग्राफी वगैरह में भी कि ऐसी कोई डिसीज़ है जिसमें कि बच्चे बहुत चिड़चिड़े हैं, ये अच्छे से बात नहीं कर रहे, दैट मीन्स यही वो डिसऑर्डर है। यहाँ पे चाइल्ड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, पेरेंट्स की नहीं सुनना, किसी की भी नहीं सुनना, चिड़चिड़ करना, अपने आप को हार्म करना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स इसके अंदर होती है। अब ये कॉजेज़ क्या होते हैं, तो बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, दैट मीन्स हमारा जेनेटिकल फैक्टर, इसी तरीके से फिजिकल फैक्टर हो सकता है कुछ, और साइकोलॉजिकल फैक्टर, साथ में सोशल फैक्टर भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स आप देख रहे होंगे, जैसे कि बिहेवियर में चेंजेस आना, एग्रेशन होना, सेल्फ हार्मिंग करना, है ना, इरिटेशन हो जाना बहुत जल्दी, इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो इसमें देखा जाए तो जैसे कि मेनली क्या होता है इसमें कि एकदम से डर लगना, मतलब कि डिस्टर्बिंग थॉट्स आना, है ना, कि यार अगर मैं ऐसा करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, जैसे जर्म से बहुत ज़्यादा डरना, बार बार हाथ धो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को कुछ हो ना जाए, मैं इसको छू दूंगा तो कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा, इस तरीके के थॉट्स इसमें इस तरीके के आते हैं, और इस तरीके का कॉम्पल्सिव बिहेवियर इसमें बन जाता है, एकदम फियर वाला पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बन जाता है एक किस्म से, समझिए आप इसमें, ठीक है। तो अब इसके हमारे कॉजेज देख लेते हैं। तो कॉजेज इसके आप लोग देखें तो इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता चला है कि ये डिसऑर्डर का क्या एग्जैक्ट कॉज है। तो साइंटिस्ट ने सजेस्ट करे ये चीज़ कि ब्रेन का एक पार्ट है जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड अच्छे से नहीं कर पाता है दूसरे पार्ट में, तब जाके ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इससे सिम्टम्स देखें हम लोग तो डिप्रेशन आ जाना, बहुत ज़्यादा डरना, एनेक्सिटी, है ना, कंपल्सिव बिहेवियर, फियर बाय जर्म्स, इस तरीके की चीज़ें इसमें होती है। नेक्स्ट है हमारा डिसेबिलिटी एटिकेट्स। तो एटिकेट से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग को डिसेबल्ड लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेशन करना है, इंटरेक्शन करना है, जिससे कि उन लोग को भी ऐसा लगे कि वो लोग भी ऐसी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं जिसमें उन लोग को हर कोई मतलब कि बुरी तरह से देखे कि यार इस तरीके का उनको हो गया है। दैट मीन्स हमको उनके साथ ऐसा रहना है जैसे कि उनको कुछ हुआ ही नहीं, और उनको ये बताना है कि आप भी एक नॉर्मल इंसान के जैसे ही हो जैसे कि हम हैं, और उनको कभी भी ये दुख नहीं पहुंचाना है हमको कि यार दैट मीन्स आप डिसेबल्ड हो करके। तो रिस्पेक्टफुली वे में उनको किस तरीके से डील करना है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो कुछ तरीके के यहाँ पे एटिकेट्स है, जिस तरीके से कि अगर कोई भी डिसेबल पर्सन के साथ हम लोग पहले मिलते हैं तो सिंपली हम लोग उनसे डायरेक्ट बात करें, ना कि कोई उनके इंटरप्रेटर के साथ या उनके साथ जो खड़े हैं उनके थ्रू उनकी से बात करें। तो इससे क्या होगा कि यार उनको भी अच्छा लगेगा कि दैट मीन्स कि लोग मेरे से डायरेक्टली बात करते हैं। नेक्स्ट इस तरीके का हम लोग देख सकते हैं कि अगर कभी भी डिसेबल पर्सन से हम लोग मिले तो उनके साथ भी हम लोग हैंड शेक करें। इससे क्या होगा कि उनको भी लगेगा कि यार दैट मीन्स सभी लोग मेरे साथ सेम बिहेवियर कर रहे हैं जैसे कि दूसरे नॉर्मल लोगों के साथ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि यार जैसे अगर कोई ऐसा पर्सन है, डिसेबल है, जिसको दिखाई नहीं दे पाता है, आंखों से उनको दिखाई नहीं दे पाता है, दैट मीन्स अगर उनके साथ अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सबसे पहले उनके सामने आप आने के बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, बताएं कि दैट मीन्स मेरा नाम ये है और मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स आए हैं, उनका नाम ये है, उन सभी से उनको मतलब आप समझ रहे हो कम्युनिकेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाएं।
नेक्स्ट ये चीज़ होगी कि अगर कोई डिसेबल पर्सन एडल्ट है तो उसको एडल्ट की तरह ही ट्रीट करे, ना कि मतलब बच्चों की तरह। दैट मीन्स कि उससे क्या होगा कि यार उसको लगेगा कि यार बुरा, कि दैट मीन्स ये मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। तो प्लीज़ कभी भी इस तरीके से आप लोग मिले तो एज अ एडल्ट की तरह ही उनको आप लोग ट्रीट करें। नेक्स्ट ये होगा कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको मतलब बोलने में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बोलता है, तो अगर आप उसके साथ बात कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अटेंटिवली उसको सुनना है, लिसन करना है ना। यहाँ ऐसा नहीं करना है कि अगर उससे कुछ बोलने में नहीं हो पा रहा है अच्छे से और वो कोशिश कर रहा है तो हम बीच में उसको वर्ड दे दे कि ये बोलना चाह रहे, तो उससे क्या होगा, उसको बुरा लगेगा। आप क्या करो, एकदम नॉर्मल वे में उनको सुनो, उनको भी ऐसा अच्छा लगेगा। दैट मीन्स कि उनकी भी बात हर कोई सुन रहा है एज अ नॉर्मल पर्सन की तरह। तो ये है कुछ एटिकेट्स, और भी बहुत सारे एटिकेट्स होते हैं आपकी बुक्स में दिए हुए, एक बार बस उसको छोटा सा रीड कर लेना आप लोग। ये सब थे इसके कॉजेस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज फॉर फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो देखा जाए तो फिजिकल एक्टिविटीज काफी सारी ऐसी है जिसके थ्रू जो भी स्पेसिफिक एबल्ड पर्सन है या फिर CWSN वाले लोग हैं उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं या फिर इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल इंप्रूवमेंट। जैसे किसी को भी अगर फिजिकल डिसऑर्डर है तो हम लोग कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करें जिसके थ्रू हम फिजिकली इंप्रूवमेंट ला सकते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देना, एंड्योरेंस बढ़ाना, कुछ मोटर स्किल्स करवाना जिसके थ्रू उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आए, थोड़ा फुर्ती शुर्ती आए, है ना। इस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी को भी इंक्रीज किया जाता है वेरियस एक्सरसाइज के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उनको जिसको फिजिकल डिसऑर्डर है। अब मेनली देखा जाए तो जो मेंटल डिसऑर्डर जिसको भी रहता है वो उनको मूड के हिसाब से रहता है, तो उनको सब चीज बताओ क्या नहीं आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं, उसका अपन को टेंशन नहीं लेना, है ना। तो इस तरीके से इंटेलेक्चुअल वे में भी हम उनको इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रिड्यूस द लेवल ऑफ एंग्जायटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। सबसे बड़ा एग्जांपल फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि हम लोगों ने 11th क्लास में ही पढ़े होंगे, फिजिकल एजुकेशन हमको स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन से दूर रखता है। हम लोग काफी दिनों बाद अगर स्पोर्ट्स खेले, अगर बहुत ज्यादा टेंशन उसके बाद एकदम संडे को खेलते तो रिफ्रेश हो जाते। तो अगर डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है तो वो भी एक किस्म से रिफ्रेशमेंट फील करेगा इससे। इसी तरीके से इंप्रूव द सोशल इंटरेक्शन भी हो सकता है। सेल्फ एस्टीम, दैट मींस उसको बताओ कि आप बहुत अच्छे हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पैर काम नहीं कर रहे तो क्या होगा, लेकिन आपके पास इतनी अच्छी स्किल है कि आप बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलते हो, तो आप जो CWSN के लिए जो बास्केटबॉल होता है उसमें आप चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर लो, जिससे कि उनके अंदर जो मतलब सोच रहे हैं उनको लगेगा कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरे पैर काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिजिकल एक्टिविटीज इस तरीके से अपना रोल निभा सकती है जिससे कि जो डिफरेंशियली एबल पर्सन है, CWSN वाले या फिर दिव्यांग लोग हैं, उनको एक एडवांटेज मिलता है। और साथ में जो एक दर्द से गुजर रहे हैं उनको देखो यार, जो असलियत जिसको होता है ना वो ही जानता है वो कैसा फील करता होगा। तो हमको उन लोगों को एक किस्म से देखा जाए तो जैसे आज के टाइम में नॉर्मल लोग हैं तो उनको भी फील कराना है कि वो भी नॉर्मल है। तो यार देखा जाए तो काफी सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज है फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू जिससे कि अगर कोई भी डिसेबल पर्सन है, चाहे वो चिल्ड्रन क्यों ना हो, चिल्ड्रन की बात करेंगे यहाँ तो चिल्ड्रन हो तो उसको भी हम लोग उसकी डिसेबिलिटी से भी बाहर निकाल सकते हैं हम लोग एक किस्म से। तो अगर फिजिकल एक्टिविटीज में अगर उसको इंडल्ज किया जाए, जैसे फर्स्ट मेडिकल चेकअप, दैट मींस रेगुलरली हम लोग मेडिकल चेकअप कराते रहे कि यार आखिर उसको किस तरीके की डिसेबिलिटी है। कई बार कैसा होता है कि लोग क्या सोचते हैं कि यार अगर कोई फिजिकल एजुकेशन के टीचर के पास उनको भेजे जिससे कि यार वो उसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं, पहले ये तो पता करें कि आखिर उनको डिसऑर्डर किस पैटर्न का है, उस अकॉर्डिंग से ही फिर वो जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर रहेगा उस तरीके से उनको ट्रीट कर सकता है। फिजिकल एजुकेशन का टीचर डायरेक्टली ये नहीं बता सकता कि आखिर किस तरीके की उसको डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट हमारा हो सकता है फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। दैट मींस यार जो उनको पसंद है उस हिसाब से उनको ट्रीट करें, उनको उस तरीके की इंटरेस्ट डेवलप हो जो उनको चीजें पसंद है। कई चीजें होती है ना जैसे कि बॉल खेलना और इस तरीके की मतलब बच्चों का जो भी होता है जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़े और मोटर स्किल में डेवलपमेंट आ सके, साथ में जो भी डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी है उसमें भी वो धीरे धीरे करके बैरियर पार करके हुए नॉर्मल इंसान भी बन सकते हैं। इसी तरीके से एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट भी उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा जहां पे कि वो बहुत अच्छे से घुल मिल पाए, और साथ में उस फिजिकल एजुकेशन के टीचर को भी वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो उनकी डिसेबिलिटी से बाहर आ सके। अब जैसे किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देना है, तो अगर हम उनको पिक्टोग्राफिकल चीजें दिखाए, मतलब कि एक किस्म से ऐसी बुक दिखाए जिसमें कि फोटो के थ्रू